who made मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. चलिए दोस्तों, तो आज अपन डिस्कस करेंगे आइडियल गैस. दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बहुत ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम आपको आइडियल गैस इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन 30 to 40% टाइम आपको आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन नहीं करनी होती है, लेकिन आप लोग वहां भी कर डालते हैं. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पहली चीज इसको क्लियर रखिए कि ये तभी वैलिड होगा जब सब्सटेंस आइडियल गैस होगा. अगर आइडियल गैस नहीं है तो आज जितनी भी इक्वेशंस हम यूज करने जा रहे हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जितनी भी इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगी. अब आइडियल गैस होता क्या है? आइडियल गैस होता क्या है? आइडियल गैस की दो बेसिक एजम्पशंस हैं. पहला कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स आर negligible as compared to total volume of gas. गैस के एटम्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में गैस के एटम्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में कंपैरिजन है. चलो इस चीज को समझते हैं. ये पेन है, ये पेन जो है वो एटम से मिलके बनी है, करेक्ट है? अब इस पेन के जो एटम्स हैं, सारे एटम्स का अगर मैं वॉल्यूम जोड़ दूं तो वॉल्यूम कितना होगा? पेन के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट? तो क्या ये आइडियल गैस है? क्या ये आइडियल गैस है? आइडियल गैस में क्या बोल रहा है कि गैस के एटम्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल होना चाहिए. अब इस कमरे में एयर भरी हुई है, एयर का वॉल्यूम कितना है? एयर का वॉल्यूम कितना है? एयर का वॉल्यूम इस रूम के वॉल्यूम के बराबर है. क्या इस रूम में पूरा एयर के एटम्स हैं क्या? कंप्लीटली एयर के एटम्स ने इस रूम को फिल कर लिया है क्या? नहीं. अगर मैं इस रूम में जितने भी एयर के एटम्स हैं उन एटम्स को एक डिब्बे में बंद करूं तो वो डिब्बे में बंद हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो उसके एटम्स डेंसली पैक्ड है, लेकिन अगर एयर है तो उसके एटम वाइडली स्प्रेड है. तो इस रूम का जो एयर का जो वॉल्यूम है इस रूम के वॉल्यूम के बराबर है. लेकिन बच्चों, जो एटम्स का वॉल्यूम है, जो एयर के एटम्स का वॉल्यूम है वो इस रूम के वॉल्यूम के बराबर नहीं है. अगर मैं इस रूम में जितने एयर के एटम्स हैं उन सबको एक डिब्बे में बंद करूंगा तो सारे एटम्स जो हैं वो डिब्बे में भर जाएंगे. यानी कि एयर के वॉल्यूम की तुलना में जो एटम्स का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है. क्लियर हुआ? तो पहली बात तो अपन जो ये है कि सॉलिड है या लिक्विड है तो वो आइडियल गैस नहीं है. इसलिए जो भी इक्वेशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल, गैस में भी अपन आएंगे, हमेशा गैस में भी अपन अप्लाई नहीं कर सकते. दूसरा जो एजम्पशन है दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्सेस are negligible
for gaseous atom दोस्तों दो एटम किसी मटेरियल के होते हैं तो उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगते हैं जो गैस के एटम्स के बीच में निग्लिजिबल होते हैं या निग्लिजिबल होने चाहिए। तो ये दो एजम्पशंस हैं जो आइडियल गैस में होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं हो सकती, लेकिन अ गैस अप्रोचेस आइडियल गैस, एक गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू करेगी, ज्यादा से ज्यादा वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी यदि उसका प्रेशर जीरो की तरफ जाए और टेम्परेचर इंफिनिटी की तरफ जाए। अगर गैस का प्रेशर जीरो कर दिया जाए और टेम्परेचर को इंफिनिटी कर दिया जाए तो गैस जो है वो परफेक्टली आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, राइट। लेकिन प्रेशर जीरो और टेम्परेचर इंफिनिटी हो नहीं सकता। तो क्या ये जो इक्वेशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनका कोई यूज नहीं है? क्या इनका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है? नहीं दोस्तों, हम प्रैक्टिकली इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस can be used for atmospheric gases, such as oxygen, nitrogen, helium, argon, CO2, CO at normal pressure and temperature, नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे आप जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनको आइडियल गैस इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, राइट। दूसरा, सेकेंड, आप कहां पे यूज कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन? फॉर एनी सब्सटेंस which is in superheated region and property table are not available. बच्चों पानी है, पानी पे मैं आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं? कर सकता हूं। पानी की क्या स्टेट हो सकती है? सॉलिड स्टेट हो सकती है, राइट। तो सॉलिड स्टेट में हम उसको आइडियल गैस मान सकते हैं क्या? सॉलिड स्टेट में जितना आइस का वॉल्यूम है उतना ही उसके एटम्स का वॉल्यूम है, तो सॉलिड स्टेट में तो हम उसको आइडियल गैस नहीं मान सकते। लिक्विड स्टेट में मान सकते हैं। लिक्विड स्टेट में भी सेम कंडीशन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसके एटम्स का वॉल्यूम इस लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर है, तो लिक्विड स्टेट में भी नहीं मान सकते। उसके बाद एक स्टेट आती है, लिक्विड प्लस वेपर। देखो, अगर आप वाटर को हीट कर रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने इसमें हीट किया तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। इसके बाद अगर आप फर्दर हीटिंग करते हो तो इसका फेस चेंज होगा, यानी कि लिक्विड क्या होगा?
वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फर्दर हीट एडिशन करते जाते हो, तो फिर अब ये वेपर जो है वो सुपर हीट होना शुरू होगा। डायग्राम समझ में आया? यहां पे ये जो पॉइंट्स है, यहां पे जो स्टेट है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। ये जो पॉइंट्स है इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। अगर मैं इस लाइन के लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो यहां पे मेरे को सबकूल्ड लिक्विड मिलेगा, यहां पे मैं जाता हूं तो यहां पे मेरे को सुपर हीटेड वेपर मिलेगा। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5, 5 पॉइंट अपन ले लेते हैं पानी के केस में। पॉइंट 1 पे पानी का क्या स्टेट है? पॉइंट 1 पे 1, 2, 3, 4, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5। पॉइंट 1 पे जो लिक्विड का स्टेट है उसको हम कहते हैं सबकूल्ड लिक्विड। राइट बच्चों? पॉइंट 2 पे क्या स्टेट है इसका? लिक्विड है, वेरी गुड, लेकिन इस लिक्विड को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। क्या अंतर है सबकूल्ड लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कोई टेम्परेचर नहीं होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं 2 एटमॉस्फेरिक कर दूंगा तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कोई टर्म नहीं है। अगर सबकूल्ड लिक्विड है, इसको अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, वेरी गुड। और सैचुरेटेड लिक्विड को यदि आप हीट सप्लाई करोगे सेम प्रेशर पे, तो उसका फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो पॉइंट 2 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। थर्ड स्टेट है, इसको हम कहते हैं वेट स्टीम। वेट स्टीम मतलब अभी मेरे पास मिक्सचर है, कुछ लिक्विड भी है और कुछ वेपर भी है। वेट स्टीम को अपन हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम प्रेशर पे, तो जितना लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर ये पहुंचेगा स्टेट 4 पे, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। राइट बच्चों? सैचुरेटेड वेपर के बाद भी अगर आप फर्दर हीटिंग करते हो तो वेपर जो है वो अब सुपर हीटेड होने लगता है। उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। क्लियर? अब बात आई कि क्या पानी के लिए मैं गैस इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकता हूं? सैचुरेटेड वेपर मतलब कंप्लीटली अब वेपर बन गया है, फिर हीट सप्लाई करेगा तो अब सुपर हीटेड होगा। मतलब क्या होगा? फेज तो चेंज हो चुका है बेटा, अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। फेज तो कंप्लीटली वेपर फेज में आ ही चुका है ना, अब फर्दर हीटिंग करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट? दोस्तों इसमें अप टू पॉइंट 4 अगर मेरे पास स्टीम टेबल अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी भी कंडीशन में इसको आइडियल गैस मान के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। मैं लिख के आऊंगा डेटा इन सफिशिएंट, राइट? अगर मेरे पानी का स्टेट 5 है, यानी कि सुपर हीटेड वेपर है, कोई भी सब्सटेंट अगर सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंच गया
तो उसके लिए मैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब कम से कम वो गैस स्टेट में तो पहुंचे पूरा। बात समझ में आ रही है? जब तक वो गैस स्टेट में ही नहीं पहुंचा तब तक आप आइडियल गैस की इक्वेशन लगा देते हो और फिर बोलते हो सर आंसर नहीं आ रहा। तो जब तक वो गैसियल स्टेट में नहीं पहुंचे, गैसियल स्टेट में कब पहुंच रहा है? 0.4 के बाद। तो 0.4 पे भी आप अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप आइडियल गैस का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 0.3 पे, 0.2 पे या 0.1 पे आप गैस की कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या 0.5 पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या 0.5 पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि आपके पास स्टीम टेबल नहीं है तो 0.5 पे आप इसको आइडियल गैस मान के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्टीम टेबल अगर अवेलेबल है तो 0.5 पे भी मैं प्रॉपर्टी को निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल, अगर स्टीम टेबल अवेलेबल है तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आइडियल गैस रियलिटी में होता नहीं है। आपको बात समझ में आई? क्या मैं 0.3 पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं किसी भी परिस्थिति में? लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं किसी भी परिस्थिति में? नहीं। 0.5 पे, 0.6 पे कर सकते हैं। चलो, मैंने क्या किया, 0.5 पे आइडियल गैस लगाया और 0.6 पे आइडियल गैस लगाया, और मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से 0.5 पे मेरे को प्रॉपर्टी मिली, मान लो कोई P5I, और मैंने स्टीम टेबल से निकाला तो मेरे को प्रॉपर्टी मिली P5S। P5S सही वैल्यू कौन सी होगी? P5S। तो जो रीडिंग में मेरा एरर आया वो क्या हुआ? P5S माइनस P5I, दैट इज द एरर एट 0.5 यूजिंग आइडियल गैस, राइट। सिमिलरली मैंने एरर कैलकुलेट किया 0.6 पे, घर जाके करके देखना क्या रिलेशन मेरे को मिलेगा E5 और E6 में। क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? हाँ हाँ, तो क्या सही, क्या रिलेशन आना चाहिए E5 और E6 में? कौन सा? करेक्ट, E6 जो है दैट वुड बी लेस देन E5, सॉरी गलत सिंबल मार दिया, E6 इज लेस देन E5। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरफ जा रहा है। तो 6 पे टेम्परेचर 5 की तुलना में ज्यादा था, राइट। तो 6 पे गैस का बिहेवियर मोर अबाउट आइडियल गैस होगा एज कंपेयर टू 5। तो 6 पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को जो एरर मिलेगा दैट वुड बी लेस देन एज कंपेयर टू 0.5। बात समझ में आई? एरर तो आएगा लेकिन वो एरर कम होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्लियर? लेकिन 0.4 से पहले बच्चों किसी भी हाल में बिल्कुल इस दिमाग में डाल लीजिए कि किसी भी हाल में आज जितनी भी इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं उन इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है बिफोर 0.4। आज हम जितनी भी इक्वेशन डिस्कस करेंगे वो सब वैलिड होंगी आफ्टर 0.4। एम आई क्लियर बच्चों? तो मुद्दा ये नहीं है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो अभी 5 मिनट में अपन डिस्कस कर लेंगे। मुद्दा ये है कि कहां पे इन इक्वेशन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि गलत जगह पे गलत इक्वेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सवाल गलत होगा, राइट। चलिए, तो अब आज हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, ध्यान से देखिएगा और बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नोट मत करना अभी। पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। यहां पे पी जो है वो प्रेशर है किलो पास्कल में, वी वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, एम मास है केजी में, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर?
जानते हो ना आर का वैल्यू 8 पॉइंट क्या होता है? हम्म नहीं होता है वो नहीं होता है। चलो, नॉर्मली आप लोग शायद वो भी याद नहीं किए हो, पर नॉर्मली एक लोग एक वैल्यू याद करते हैं, आर इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर केजी मोल कैल्विन। लेकिन ये इक्वेशन में वो वैल्यू नहीं आती। चलो अपन देखते हैं क्या क्या होगा जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। आइए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जो आप स्कूल कॉलेज में इक्वेशन पढ़ते हो वो इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एन कैरेक्टरिस्टिक सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर एंड टी। स्कूल में आप ये रिलेशन पढ़ते हैं। यहां पे पी जो है वो क्या है? प्रेशर प्रेशर इन किलो पास्कल, वी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एन नंबर ऑफ केजी मोल R bar is known as universal gas constant and it has a value equal to 8.314 kilojoule per kg mole Kelvin और T होता है टेम्परेचर इन कैल्विन। राइट। लेकिन बेटा हम लोग जब मैकेनिकल में आते हैं तो ये रिलेशन हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं रहती। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। हम लोग क्या इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। पीवी इज इक्वल्स टू होता है एन आर बार टी। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ केजी मोल। कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। राइट। तो m यहां पे हुआ मास ऑफ गैस इन केजी और म्यू जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। मॉलिक्यूलर वेट है गैस का। और आर बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, क्या लेंगे तो? हाँ, एन नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। आर बार अगर लिखा हुआ है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो कोई भी गैस हो इसकी वैल्यू यूनिवर्सल होगी। क्या होगी? 8.314। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 8.314 रहेगी। राइट। लेकिन हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं वो हो जाती है पीवी इज इक्वल्स टू एन की जगह में लिख लिया एम और आर बार डिवाइडेड बाय म्यू इंटू टी। राइट। नाउ दिस आर बार divided by mu is known as R, and this R is known as characteristic characteristic gas constant, क्लियर है बच्चों? तो मेरे पास में अभी क्या रिलेशन आया? पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। अब ये पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी में पी क्या है? यूनिट। प्रेशर केजी में कहां से आएगा मेरे भाई? किलो पास्कल। वी मीटर क्यूब। एम केजी। टी
केल्विन। तो आर का यूनिट क्या होगा? किलो पास्कल इंटर मीटर क्यूब, तो दैट इज किलो जूल। किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय, देखो किलो पास्कल मतलब क्या हुआ? किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब। ये पी का यूनिट है, ये वी का यूनिट है, तो पी इंटू वी मेरे को क्या मिल गया? किलो न्यूटन मीटर। एंड न्यूटन मीटर इज व्हाट? न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? न्यूटन मीटर इज जूल की यूनिट होती है। तो पी इंटू वी मेरे को क्या मिला? किलो जूल। तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा? किलो जूल, राइट, डिवाइडेड बाय एम का यूनिट क्या? केजी, और टी का यूनिट क्या? केल्विन। दोस्तों आर बार का वैल्यू क्या होता है सारे गैस के लिए? सेम होगा 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। तो आर का वैल्यू भी क्या सारे गैस के लिए सेम होगा? कैसे सेम होगा सारे गैस के लिए? आर का वैल्यू अभी निकालो, आर का वैल्यू कैलकुलेट करो। आर ऑफ O2 क्या हो जाएगा? 8.314 डिवाइडेड बाय O2 यानी कि 32। तो आर ऑफ O2 जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाय 32 हो गया। आर ऑफ H2O क्या हो जाएगा? 8.314 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मतलब कितना वेट होता है इसका, और H2 मतलब 2, तो क्या हुआ? 18। आर ऑफ, तो सबका वैल्यू सेम आ रहा है क्या? आर ऑफ N2 क्या हो गया? 8.314 डिवाइडेड बाई 28, राइट। चलिए O2 का निकालना है, H2O का निकालना है, आर N2 का निकालना है, आप निकाल सकते हो। CO2 का निकालना है, आप निकाल सकते हो। एयर का, एयर का आपको क्या करना पड़ेगा? एयर का पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कितना होता है? 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। तो उससे निकाल के आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, जो कि 29 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो एयर के लिए आपने क्या करना है, याद रख लेना है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, इसको याद रखना है। बाकी आप निकाल लोगे। एयर में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए याद रखो। एयर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आ जाओ, मेरे पास इक्वेशन आ गई है पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? बेटा आज हम जो रिलेशंस पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे भी, अभी जो इन सारे रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को जानकारी देता है। अब मान लो मेरे को गैस का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, मास पता है, तो मैं क्या करूंगा? सेम कंडीशन में गैस का टेम्परेचर कितना होगा वो मेरे को मालूम चल जाएगा, राइट। प्रेशर और टेम्परेचर मालूम है, तो गैस का वॉल्यूम उस सेम कंडीशन में कितना होगा ये मेरे को मालूम चल जाएगा। तो आज जो हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वेशंस हमको गैस की प्रॉपर्टी बताएंगी, राइट। और कल की क्लास में हमने डिफाइन किया था कि सिस्टम का स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉपर्टी से, ठीक है। सिस्टम का स्टेट जो होता है बेसिकली एक पॉइंट होता है, राइट, और प्रॉपर्टीज उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। तो यदि आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? उसके दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर्टी पता करनी है तो आपके पास मिनिमम दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होनी
चाहिए। जैसे मान लो अगर मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है तो मैं प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा। तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टी आपके हाथ में होगा, तो बची हुई प्रॉपर्टी आप आज जो हम इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करके निकाल लोगे। क्लियर हुआ ये? चलिए, इंटरनल एनर्जी of ideal gas. What is internal energy? That we will discuss during the first law of thermodynamics. लेकिन अभी आप ये समझ लो कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। आज की क्लास में मैं क्या समझ सकता हूं? इंटरनल एनर्जी क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टी। तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, या इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इक्वल टू CV इंटू टी। स्मॉल यू। तो डेल यू क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। CV इंटू डेल्टा टी। CV इज अ कांस्टेंट, यानी कि U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज CV T2 माइनस T1। What is T1 and T2? Temperature at state 1 and temperature at state 2, right? What is CV? What is CV? It is known as specific heat at constant volume. Constant volume. It is a constant. CV is the specific heat at constant volume. क्या होता है स्पेसिफिक हीट? क्या होता है स्पेसिफिक हीट? Amount of energy required to increase the temperature of 1 kg substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन, राइट? तो यूनिट क्या होगा इसका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? Amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade of 1 kg substance while the volume of the substance is constant. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, देखो गैस को मैं कई तरीके से हीट कर सकता हूं। मैं उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट कर सकता हूं, मैं उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट कर सकता हूं, मैं किसी भी पॉलीट्रॉपिकली वे से उसको हीट कर सकता हूं। तो अगर मैं गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उसे हीट करता हूं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो कहलाती है सीवी। यहां तक बच्चों जो अपन डिस्कस किए हैं क्या क्लियर है? अभी तक जो पॉइंट अपन डिस्कस किए हैं वो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो फिर अब क्लियर है ये? स्पेसिफिक हीट क्या होता है बोल? स्पेसिफिक हीट, हाँ 1 किलो जूल नहीं दे रहे हैं बाबू। 1 केजी मास के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो जितना हीट देना पड़ेगा उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो गैस को मैं कई अलग अलग तरीके से हीट कर सकता हूं। पानी है एक ही तरीके से हीट होगा, लेकिन गैस है तो मैं उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर सकता हूं, मैं उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर सकता हूं। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं गैस को हीट कर रहा हूं तो 1 केजी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, वो है सीवी।
अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन? कौन से प्रोसेस के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्योंकि यहां पे CV लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, जो कि बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कोई भी प्रोसेस हो, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, बशर्ते क्या, प्रोसेस कोई भी हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे, बशर्ते क्या, क्या एक कंडीशन। हाँ, आज जो भी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अच्छा, अब तुम्हारा डाउट क्लियर करें कि यहां पे CV लिखा है तो सिर्फ आइसोकोरिक के लिए क्यों नहीं होगा? CV लिखा है तो सिर्फ आइसोकोरिक के लिए क्यों नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, बस खत्म हो गया काम। अब एक चीज बताओ, प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करता है, करेक्ट है? तो ये मान ले सिस्टम का स्टेट 1 है, और यू अपन क्या माने, यू क्या चीज है अपने लिए? प्रॉपर्टी है एक, है ना? अब ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, ठीक है? प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे डिपेंड करती है। अब मान ले मैं यहां से आऊं इस रास्ते को फॉलो करके या इस रास्ते को फॉलो करके, प्रॉपर्टी का चेंज क्या होगा? P2, भाई स्टेट 2 पे प्रॉपर्टी माइनस स्टेट 1 पे प्रॉपर्टी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेट पे डिपेंड कर रही है ना? रास्ते पे डिपेंड कर रही है क्या वो? अगर मैं यहां पे पहुंचा, मान ले देखिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, अगर मैं यहां पे पहुंचा तो वॉल्यूम मेरे को V2 ही मिलेगा, चाहे मैं पाथ ए को फॉलो करूं या पाथ 1 को फॉलो करूं। बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है, तो वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा वो? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो बच्चे बात समझ में आई कि ये इक्वेशन को आप आइसोकोरिक, आइसोबारिक में अप्लाई कर सकते हैं क्या इस इक्वेशन को? U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1, क्या इसको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस का लेना देना किससे है? सब्सटेंस से। बस आइडियल गैस हो तो लगा दो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आइडियल गैस के लिए लगाना, लिक्विड वेपर के लिए लगाओगे तो फिर पूरा काम हो जाएगा कंडम। आइडियल गैस के लिए कोई भी प्रोसेस हो, कोई मतलब नहीं है। चलिए, नाउ एंथैल्पी ऑफ, व्हाट इज एंथैल्पी? फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है भाई, अभी मेरे लिए एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी, और एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस इज गिवन एज H इक्वल टू CP/T। तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा? CP T2 माइनस T1। CP क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन से प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा? कौन से प्रोसेस के लिए वैलिड रहेगा? तो जहां मेरा मन करे मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। खाली एक चीज ध्यान रखना है कि सब्सटेंस आइडियल गैस होना चाहिए। अगर आइडियल गैस है तो प्रोसेस आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुई है बात बच्चों? चलिए, H2 माइनस H1 इक्वल टू CP T2 माइनस T1। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, क्या सारे गैस के लिए मैं CP और CV का वैल्यू याद रख सकता हूं क्या? पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? CP बाई CV इक्वल टू गामा।
नाउ द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल हीलियम। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होती है 1.67। अगर डाइएटॉमिक गैस, हाँ ठीक है, अगर डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होती है 1.4। एग्जांपल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, एयर, O2, N2। राइट बच्चों। अगर ट्राई एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होती है 1.33। एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, हाँ वाटर हो सकता है, H2O करेक्ट है, वाटर हो गया। लेकिन वाटर कब, जब वो सुपर हीटेड रीजन में आए तभी ये सब का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, राइट। अगर 3 एटम से ऊपर है, पॉलीएटॉमिक है, तो नियरली अपन गामा की वैल्यू को, डिपेंड करेगा कितने एटम्स है, लेकिन नियरली इसको अपन 1.29 ले सकते हैं। नॉर्मली जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो डायटोमिक या ट्राइटोमिक गैस के ही होते हैं। तो डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू क्या होगी, डायटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू क्या होगी, हाँ 1.4 राइट। एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, CO2 के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, 1.33। चलो ठीक है। दूसरी रिलेशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। कौन सा R है ये, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास में, एक बच्चों एक रिलेशन मेरे पास में है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और दूसरी रिलेशन है Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को Cp की वैल्यू क्या मिल जाती है, गामा इंटू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और Cv की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर। तो अभी मान लो बच्चों मेरे को CO2 का गामा Cp कैलकुलेट करना है, क्या मैं कर सकता हूं, अभी अगर मेरे को CO2 का Cp निकालना है, CO2 का Cp कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Cp का फॉर्मूला क्या है, गामा डिवाइडेड बाई R गामा माइनस 1। अब CO2 के लिए गामा का वैल्यू क्या आएगा, वेरी गुड 1.33, और R का वैल्यू क्या होता है 8.314 डिवाइडेड बाई व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। तो CO2 के लिए क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, C का हो गया 12, O2 का हो गया 32, तो कितना हो गया 44। तो आसानी से अपन R कैलकुलेट कर लिए, आसानी से अपन गामा कैलकुलेट कर लिए। अब गामा निकल गया तो आसानी से अपन Cp को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसमें, इसमें टाइम लग जाएगा, क्या टाइम लगेगा भाई मेरे, ये क्या किस चीज में टाइम लगेगा, 8.314 डिवाइड बाई 44 करने में टाइम लगेगा। मतलब बैठे बैठे ही ऐसा बोल दो कि यार बहुत दूर है, बहुत किए कुछ नहीं करोगे तब तो समझ में आएगा कि टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बैठे बैठे खाली पोहा बनाते रहते हो तुम लोग यार, करके देखो तब समझ में आएगा ना क्यों टाइम लगेगा। क्या करना है, 8.314 को डिवाइडेड बाई 44 टाइम लगेगा क्या करने में इसको, हाँ तो फिर चलिए। तो अब बेसिकली जितनी रिलेशन हमने
डिस्कस की थी उसको अपन फिर से नोट करते हैं। तो all relations are valid only for ideal gas and any process। तो ये जो रिलेशन आज हम पढ़े हैं बच्चों, इनमें से कोई भी रिलेशन को आप बेझिझक इस्तेमाल करो, बशर्ते आप ये एंश्योर कर लो कि वो लिक्विड वेपर का मिक्सचर नहीं हो, वो लिक्विड ना हो, वो सॉलिड ना हो। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो आप इन रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कौन कौन सी इक्वेशन अपन ने देखी थी? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर बार टी। इसको अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैकेनिकल में वो होता है पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। यहाँ पे आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे इसको? 8.314 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। एम क्या है? मास ऑफ गैस इन केजी, राइट। आर का एयर के लिए वैल्यू याद रखेंगे, कितना है? 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। बाकी के लिए तो आप निकाल लोगे, एयर के लिए याद रख लो। देन वी हैव सीन द रिलेशन, हाँ, इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1। एंथैल्पी H2 माइनस H1 दैट इज CP T2 माइनस T1। then we have seen CP by CV equal to gamma and we have seen that CP minus CV equal to R, right। तो बेटा ये जो बोर्ड पे इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको बेझिझक आप इस्तेमाल करो, बस इतना ध्यान रखना कि आइडियल गैस होना चाहिए। लिक्विड वेपर मिक्सचर में लगा दोगे तो परिणाम पूरा उल्टा हो जाएगा। और आप लोग 90% टाइम यही करते हो कि लिक्विड वेपर का मिक्सचर दिया हुआ है और वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हो, राइट। तो अगर आप श्योर हो कि गैस है तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। गैसेस स्टेट में जब हो तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इक्वेशन को यूज करने के लिए मेरे को प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। ये सारी इक्वेशन है, इनको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड कर रही है, इनका प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोसेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि U2 माइनस U1 इक्वल टू CV T2 माइनस T1 लिखा है तो मैं इसको सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यूज करूंगा। बात क्लियर हो गई? क्या मैं इसको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कोई भी प्रोसेस हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान इस बात का देना है कि गैस आइडियल होना चाहिए, गैस होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, राइट। चलिए, तो कल की क्लास में फिर अपन अब देखते हैं कि वाटर है, इन सबको यूज करके अपन करेंगे क्या? हाँ, इन सबको यूज करके अपन करेंगे क्या? डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं हुआ, अगर आइडियल गैस नहीं हुआ तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसकी प्रॉपर्टी हम प्रॉपर्टी टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो हर सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी टेबल होती है। वाटर की जो प्रॉपर्टी टेबल होती है, सबसे ज्यादा यूज में आती है, उसको हम कहते हैं स्टीम टेबल। तो वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो हम स्टीम टेबल से कैलकुलेट करेंगे, राइट। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन का यूज समझ में आया? आपको कोई दो प्रॉपर्टी पता है तो आप इन इक्वेशन को यूज करके उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? इन इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको प्रोसेस जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आइडियल गैस होना जरूरी है, बाकी कोई भी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, फिर कल की क्लास में करते हैं डिस्कस। कल स्टीम टेबल अपन सॉल्व करेंगे। पहला पेज कौन सा बोल रहा है? सब तो इसी पेज पे आ गया गुरु, सब तो है। CP बाई CV इक्वल टू गामा। अच्छा, ये वाला तो कैलकुलेट कर लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मिला के 5 और 6 को सॉल्व कर ले तो CP और CV का वैल्यू आ जाएगा।